बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हम लोगों ने लास्ट टाइम देख लिया था सेगमेंटेशन और पेजिंग। और पेजिंग की हमने बात की थी कि एसेंशियली हमारे पास पूरा जो प्रोसेस इमेज होता है आपके किसी भी प्रोसेस का, जिसको हम अभी तक इनिशियली जब हमने देखा था, हमने इसको देखा था कि आपके पास टेक्स्ट होता है, हीप होता है, स्टैक होता है, ग्लोबल वेरिएबल्स वगैरह वगैरह, वो चीज़ें हमारे पास होती हैं। उसको हम लॉजिकली देख रहे थे। उसी चीज़ को ऑपरेटिंग सिस्टम इस शक्ल में देखता है कि आपके पास पूरे के पूरे प्रोसेस इमेज को डिवाइड किया जाता है इक्वली स्पेस्ड या इक्वली साइज्ड पेजेस में। सो दीज आर पेजेस। तो यहाँ पे इस प्रोसेस इमेज को हमने 9 पेजेस हैं आपके पास, 0 से लेके पेज 8 तक आपके पास ये पेजेस हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको इस तरीके से देखता है। तो यही जो टेक्स्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा था, जिसको हम कह रहे थे कि ये 0 से लेके कहीं तक जाएगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है कि अगेन 0 से लेके एक जगह तक जाएगा, लेकिन दीज विल बी इन 2 पेजेस। ठीक है, तो ये 2 पेजेस हैं आपके पास। इसी तरीके से यहाँ पे 2 पेजेस में आपका हीप है, आपका स्टैक यहाँ पे 2 पेजेस में, कम ज़्यादा हो सकता है, सिर्फ समझाने के लिए कह रहे हैं कि आपके पास पेज के तौर पे देखा जाता है आपके पूरे प्रोसेस इमेज को, कि वो डिवाइड हो गए इक्वली स्पेस पेजेस के अंदर। फिर जब ये पेजेस आपके पास आ जाते हैं, इनको लोड किया जाता है आपके पास फिजिकल रैम के अंदर, मुख्तलिफ फ्रेम्स के अंदर। तो ये आपके पास फ्रेम्स हैं, ठीक है जी। और फ्रेम्स का मकसद क्या है कि ये इनका साइज़ बराबर है पेजेस के, तो हर पेज आके आपके पास किसी एक फ्रेम के अंदर लोड होता है। मिसाल के तौर पे आपके पास रैम में पेज 1 यहाँ पे लोडेड है, पेज 5 यहाँ पे लोडेड है, पेज 3 इस प्रोसेस का यहाँ पे लोडेड है मुख्तलिफ जगहों पे। ये जब हमारे पास एक बेसिक आर्किटेक्चर आ गया, इसको बाय द वे इतने समझने की ज़रूरत है, पिछले लेक्चर में तफसील थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन ये अगर इतना आपको समझ आता है तो दैट इज़ सफिशेंट। इस आर्किटेक्चर को बनाने के बाद हमारे पास कुछ फ़वाइद हासिल होते हैं। आज के लेक्चर में हम उन 2-3 फ़वाइद को देखेंगे कि इस आर्किटेक्चर की बुनियाद के ऊपर हमारे पास क्या फ़वाइद हासिल होते हैं, ये ऐसा ही क्यों बनाया गया है, सेगमेंटेशन क्यों नहीं किया, इनइक्वल वो जो अनइक्वल साइज़ के वो थे वो क्यों नहीं किया, पेजिंग क्यों की, तो इसके फ़वाइद हम देखेंगे। पहला जो इसका फ़ायदा है, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, और इसको हम आगे जाके तफसील से भी दोबारा इसकी तरफ वापस आएंगे। इसको हम पहले भी थोड़ा सा देख चुके हैं, लेकिन एक क्वेश्चन से हम इसको शुरू करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बेहतर तरीके से समझ आएगी। एंड द क्वेश्चन इज़ कि आपके पास मेलवेयर कैसे काम करता है। ठीक है, मैं जब फर्स्ट सेमेस्टर से मैंने पढ़ाना शुरू किया तो वहाँ पे अक्सर लोगों का इंटरेस्ट इस चीज़ में बड़ा होता है कि जी हैकिंग किस तरह होती है, हैकिंग किस तरह होती है। काली लिनक्स लोगों को बड़ा शौक है इंस्टॉल करने का। तो मैंने आप लोगों को बताया था, पहले भी क्लास में भी डिस्कशन हुई, कि आपके पास जो फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी इस किस्म के आर्किटेक्चर का, आपके पास जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ ऑलवेज वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे आपके पास हम मेलवेयर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखना चाह रहे हैं कि मेलवेयर आपके पास वास्ट मेजॉरिटी ऑफ मेलवेयर लाइक 90+% जो है वो इस बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो उसको हम ब्रीफ देखेंगे, ऑब्वियसली बहुत इन डेप्थ नहीं देखेंगे, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि मेलवेयर काम किस तरीके से करता है। तो ऑब्वियसली और भी तरीके हैं, लेकिन एक तरीका हम यहाँ पे देखेंगे। होता यह है कि मेलवेयर होता क्या है, आपके पास इसेंशियली आपके पास एक कोई बिनाइन एप्लीकेशन होती है, कोई ठीक ठाक एप्लीकेशन होती है, आपका ब्राउज़र है या कोई भी आपके पास MS वर्ड है वगैरह वगैरह, जो भी एप्लीकेशन है आपके पास वो ठीक ठाक काम कर रही है। आपके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आता है जो कि उस एप्लीकेशन को, जो कि खुद सही थी, उसको ऐसा बिहेव करवाता है कि जो कि अनइंटेंडेड आपका काम होता है, मलिशियस काम कोई उससे करवाता है। मिसाल के तौर पे आपका कोई डाटा चोरी करता है, या आपका आजकल रैंसमवेयर है, वो आपका डाटा इनक्रिप्ट कर देता है, आपसे पैसे मांगते हैं लोग बाद में। सम अनइंटेंडेड बिहेवियर वो आपके सही सॉफ्टवेयर से करवाता है। वो कैसे करवाता है? वो इस तरीके से करवाता है, अगेन वन एग्जांपल, कि आपके पास, आपको पता है कि ये अगेन प्रोसेस इमेज है आपके पास, इसमें आपके पास एक पोर्शन स्टैक का है। इसको थोड़ा सा तफसील से हम देखेंगे। अगेन असेंबली लैंग्वेज अगर याद है, ठीक नहीं याद तो मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, कि जब भी आप कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो वो स्टैक पे जाती है। स्टैक में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, उनमें से कुछ चीज़ें आपको पता है। एक आप रिटर्न एड्रेस लगाते हैं, ठीक है जी। सो यू हैव ए रिटर्न एड्रेस, ठीक है जी। स्टैक पे पुश किया जाता है रिटर्न एड्रेस। मिसाल के तौर पे जिस जगह से आप आए थे उससे अगली इंस्ट्रक्शन थी 1028 के एड्रेस के ऊपर, तो रिटर्न एड्रेस के अंदर चला जाएगा 1028। क्यों गया? ताकि जब आप इस फंक्शन से वापस रेट की कॉल करके जाएंगे तो आपने वहाँ पहुँचना है जहाँ से आप आए थे। ठीक हो गया, दिस इज़ वॉट नॉर्मली हैपन्स। फिर आपके पास यहाँ पे दरमियान में कुछ EBP वगैरह होते हैं, वो चीज़ें आप पुश करते हैं। फिर उसके बाद आप स्पेस बनाते हैं लोकल वेरिएबल्स के लिए। जो फंक्शन की लोकल वेरिएबल्स होती हैं वो इस तरीके से यहाँ पे बनाए जाते हैं। ठीक हो गया, ये तरीका कार है। दिस इज़ हाउ असेंबली लैंग्वेज का फंक्शन कॉल वर्क्स। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस भी इसी तरीके से काम करती हैं। अब वायरस ये करता है, पहले यहाँ पे ये देख लें कि आपके पास ये मेमोरी एड्रेसेस हैं 24, 25, 26, और इस तरीके से ये ऊपर इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है जी, हमारा रेट गया, रिटर्न एड्रेस किया, और लोकल वेरिएबल्स हम इस तरीके से नीचे बना रहे थे। वायरस ये काम करता है, मेलवेयर कोई भी है, लेकिन यहाँ पे वायरस की एग्जांपल हम ले रहे हैं, कि वायरस ये काम करता है कि वो समहाउ आके इस लोकल वेरिएबल्स के अंदर इस जगह पे कोई ऐसा पीस ऑफ कोड इंसर्ट कर देता है जो कि अनइंटेंडेड बिहेवियर रखता है। ठीक हो गया, आपके पास मिसाल के तौर पे
किसी सेंसिटिव फाइल को, आपकी पासवर्ड की फाइल है जिसके अंदर आपके सारे पासवर्ड्स पड़े हुए हैं, उसको रीड करके इंटरनेट के ऊपर भेजना, इसका कोई पीस ऑफ कोड होगा। वो पीस ऑफ कोड वो इस जगह पे लोकल वेरिएबल्स की जगह पे राइट कर देता है। ठीक है जी। वो कैसे होता है हम अभी फिलहाल बात नहीं करना चाह रहे हैं, हम सिर्फ ये बात करना चाह रहे हैं, सेकंड स्टेप से हम बात शुरू कर रहे हैं कि वो यहाँ पे वो पीस ऑफ कोड लिख देता है। ठीक है, लोकल वेरिएबल है, इसको आप वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। वो वैल्यू ऐसी असाइन कर देता है कि वो आपके पास मिलिशियस कोड किस्म का होता है। ठीक हो गया, वो उसने यहाँ पे राइट कर दिया। लेकिन ये कोड तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये तो कोड पड़ा हुआ है सिर्फ। आपने एग्जीक्यूशन आपकी, जैसे यहाँ पे कहीं पे आपका पीस ऑफ कोड था, वो यहाँ पे कहीं पे एग्जीक्यूट हो रहा है। जब आप रेट की कॉल वहाँ से आएगी तो इस जगह पे आप वापस जाएंगे। ठीक है, तरीकाकार ये है ना कि आपके पीस ऑफ कोड के अंदर जब रेट आएगा तो हम किस जगह पे वापस जाएंगे, रिटर्न एड्रेस के ऊपर। तो वायरस दो काम करता है। नंबर एक, वो यहाँ पे कुछ मलिशियस पीस ऑफ कोड डाल देता है जो कि कल को गलत काम करने का उसके अंदर कोड हुआ होता है। ठीक है, दूसरा काम वायरस ये करता है कि आपके पास ये जो 1028 लिखा हुआ है इसको हटा देता है और इसकी जगह पे आके लिख देता है 24, विच इज दिस गाय ओवर हियर। ठीक है, और इस जगह पे 24 पे उसने चूंकि वो मलिशियस कोड लिखा होता है, तो जब आपका प्रॉपर कोड रेट की कॉल करता है तो रेट की कॉल ने क्या करना है, इस जगह पे उसने वापस जाना है। अब वो 1028 तो उसको याद ही नहीं है। आपका रेट की कॉल क्या करती है, जाके देखती है रिटर्न एड्रेस जिस जगह पे है वहां पे वो सीधे जाके एग्जीक्यूशन शुरू कर देती है। तो अब आपके पास वायरस ने क्या काम किया, मलिशियस कोड डाला एक जगह पे और उस जगह का जो स्टार्टिंग एड्रेस था वो रिटर्न एड्रेस की जगह पे लिख दिया। तो जब भी आपके पास प्रॉपर कोड रेट की कॉल करेगा, वो जाएगा देखेगा कि भाई मैंने वापस कहाँ जाना है, अगली इंस्ट्रक्शन मैंने कहाँ से एग्जीक्यूट करनी शुरू करनी है, दैट इज गोइंग टू बी 24। वो यहाँ पे आएगा और इस मलिशियस कोड को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। ठीक है जी, इसको थोड़ा तामुल से एक दफ़ा दोबारा देखें बिकॉज दिस इज नॉन इंटरेक्टिव सेशन, तो थोड़ा सा इसके समझने में पहले भी कहा था दिक्कत होगी। दो काम करता है वायरस, एक किसी जगह पे जो कि लोकल वेरिएबल्स हैं उसके अंदर कोई मलिशियस पीस ऑफ कोड लिख देता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट तो नहीं करवाया जा सकता। एग्जीक्यूट कैसे करवाएंगे कि रिटर्न एड्रेस पे इस मलिशियस कोड का एड्रेस लिख देते हैं आप। ठीक है, अगेन इट्स रैम के अंदर फिजिकल जगह है आपके पास, आपके अपने प्रोसेस इमेज के अंदर है। यू हैव एक्सेस टू राइटिंग ऑल ऑफ दीज लोकेशंस। इनको आप डाटा राइट कर सकते हैं, इसके अंदर मूव की इंस्ट्रक्शन के जरिए से आप डाटा इसमें राइट कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, उसके अंदर जाके डाटा इधर राइट कर देते हैं 24 के अंदर पड़ा है मलिशियस कोड। तो जब आपका वायरस ये काम कर देता है तो आपका नॉर्मल प्रोग्राम के अंदर जब रेट की कॉल आती है वो जाता है यहाँ पे जाके रेट रिटर्न एड्रेस देखता है, कहाँ से वापस कहाँ जाना है मैंने जी 24 पे जाना है। अब वो 1028 जहाँ पे लिखा हुआ था वहाँ 24 चूँकि लिखा है, तो इसके साथ आपके असेंबली लैंग्वेज को, मशीन को, CPU को, किसी को नहीं पता कि भाई मैंने 24 पे नहीं जाना, मैंने 1028 पे जाना था, वो तो ख़त्म हो गया। ठीक है, वापसी का एड्रेस यहाँ लिखा हुआ था, अब यहाँ पे आ गई, ये एग्जीक्यूशन शुरू हो गई। ये मलिशियस कोड जैसे ही एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ तो वो आपकी जो फाइल्स, जो भी मलिशियस कोड ने काम करना था वो मलिशियस काम आपको कर देगा। तो दो काम करता है वायरस। नंबर एक, मलिशियस पीस ऑफ कोड एक जगह पे लिखता है। नंबर दो, उसको एग्जीक्यूट करवाता है। तो दो काम हो गए, एक हो गया राइटिंग मलिशियस कोड एंड देन एग्जीक्यूटिंग दैट सेम पीस ऑफ कोड। ठीक है जी, तो ये दो काम करने के जरिए से आपका वायरस जो है वो नुकसान पहुंचाता है। सही, इसको तामुल से अगर समझ नहीं आए तो इसको एक दफ़ा दोबारा जाके देखें ताकि अच्छे तरीके से समझ आ जाए। क्वेश्चन आंसर सेशन में आप लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ लाइक 90% ऑफ वायरसेस। ठीक है जी, अगर आप तफसील देखना चाहते हैं इंटरनेट के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं, इसको बफर ओवरफ्लो अटैक्स कहते हैं। उसकी तफसील आपको मिल जाएगी, मैं कोशिश करूँगा कुछ आपको लिंक भी शेयर कर दूँ, लेकिन ये सिक्योरिटी के चैप्टर में इंशाल्लाह हम दोबारा इसके ऊपर वापस आएंगे कि स्पेसिफिकली ये किस तरीके से होता है। सो एनीवे, दो काम आपने किए। नंबर एक, आपने मलिशियस कोड लिखा है एक मेमोरी में किसी जगह पे, और नंबर दो, उस जगह को एग्जीक्यूट करवा दिया, तो अब मलिशियस कोड एग्जीक्यूट हो गया। ठीक हो गया, ये आपके वायरस का तरीकाकार है। इसका इलाज, ये इसका बाकी सारी बहस के साथ क्या ताल्लुक है, वो ताल्लुक ये है कि ये दो काम जो हैं अगर इन दोनों में से कोई एक भी ना हो, या आप मलिशियस कोड लिख ना सकें या उस लिखे हुए को एग्जीक्यूट ना कर सकें, तो आपके पास ये मसला खुद ही ख़त्म हो जाएगा। 90% वायरसेस आपके उनसे जान छूट जाएगी। ठीक है, वो हम करेंगे किस तरीके से, वो हम इस तरीके से करेंगे कि अब हमारे पास लेट्स से ये स्टैक है, ये वाला पोर्शन है आपके पास, ये दो पेजेस हैं। इन दो पेजेस को हम कह देंगे कि भाई इसके अंदर डाटा हमने राइट तो करना है। ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं है, स्टैक है उसके अंदर डाटा तो राइट करना होता है। हम ये कहेंगे कि इसके अंदर राइटिंग को अलाउ करो, लेकिन इन दो पेजेस के अंदर अगर किसी वक्त भी कोई रिटर्न एड्रेस यहाँ पे आता है और इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जाती है तो एग्जीक्यूट की इजाज़त न दो। ठीक है, एग्जीक्यूट की इजाज़त नहीं होगी। अगर आप इस मेमोरी एड्रेस में किसी जगह पे कोई इंस्ट्रक्शन रखते हैं और रिटर्न एड्रेस यहाँ पे आता है तो दैट विल बी अ वायलेशन और इसको एग्जीक्यूट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो हमने तरीकाकार क्या किया कि पेजेस को मार्क कर दिया कि ये जो दो पेजेस हैं ये डाटा राइट करने के लिए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर से कोई चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो अब क्या तरीकाकार हुआ कि आपका वायरस जाके राइटिंग करने की कोशिश करेगा, राइटिंग तो वो कर लेगा, लेकिन जैसे ही आप उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, जो कि भी हमने कहा कि उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप रिटर्न एड्रेस में आपने 24 लिखा और 24 पे जाके जैसे ही 24 एड्रेस के ऊपर एग्जीक्यूशन करने की कोशिश वो करेगा तो वो एक ऐसे पेज में है जिसके अंदर एग्जीक्यूट की इजाज़त नहीं है।
तो आपका CPU जो है वो एक ट्रैप इशू करेगा, इलीगल मेमोरी एक्सेस, और आपके पास ये सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास इंफॉर्मेशन जाएगी कि भाई गलत चीज़ को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई है, आपका प्रोग्राम को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ दिस वर्क्स। इसको मैं आपको एक नज़र दिखाता हूँ, पहले भी चीज़ दिखाई थी, मैं दोबारा दिखाता हूँ कि अगर आप अपने /proc फाइल सिस्टम में हमने कहा था तो इनिट है जिसका प्रोसेस ID 1 है, उसके अंदर अगर आप मैप्स की फाइल को कैट करें, ठीक है, तो ये आपको बताता है आपका मेमोरी मैप। सो दिस इज़ योर मेमोरी मैप। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो एक एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, एक एक लाइन, दैट इज़ 1 पेज। कैसे पता चला कि एक पेज है? इसको देखें, दिस इज़ 0 0 0। तो एक 0 जो है दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड 1 निबल। असेंबली में देखा होगा, नहीं देखा तो भी बता देता हूँ। 2 निबल्स मिलकर 1 बाइट बनता है। एक निबल 4 बिट्स का होता है, दूसरा निबल 4 बिट्स का, तो ये दोनों मिलकर 1 बाइट बन जाता है। अब ये देखें यहाँ पे आपके पास 3 निबल्स जो हैं वो 0 हैं, नीचे देखें सारों में 0 हैं। पहले 3 निबल्स जो हैं वो सारों में 0 हैं, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 12 बिट्स विच इज़ द पेज साइज। ठीक है जी, तो आपके पास 4K का पेज साइज इज़ 12 बिट्स, और इस वजह से ये सारे 0 हैं कि आपके पास ये वाला पेज इस जगह पे है, तो अगला पेज कम से कम 12 बिट्स के बाद आएगा। ठीक है, 4K के बाद आएगा। एनीवे, सो दीज आर पेजेस। ये आपको एक तो पेजेस नज़र आ गए, अपने लिनक्स के रनिंग सिस्टम के अंदर पेजेस नज़र आ गए। दूसरी चीज़ जो कि पहले भी एक दफ़ा बताई थी, वो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पेज का कहा गया कि इस पेज में आप रीडिंग कर सकते हैं और एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। इस पेज में आप रीडिंग कर सकते हैं, ना राइटिंग कर सकते हैं, ना एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। इस पेज में आप राइटिंग कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। इस पेज में आप राइटिंग कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तो शायद समझ नहीं आए, लेकिन आगे जाके देखें जो हमारा स्टैक है, जो अभी जो बात की थी हमने, आपका जो स्टैक है वो इस जगह पे है। इसमें आप देख सकते हैं कि इस पेज के अंदर आपके लिए इजाज़त है कि आप राइटिंग कर सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट एक्स की जो जगह थी वहाँ पे डैश लगा हुआ है, जिसका मतलब है कि यू कैन नॉट एग्जीक्यूट एनीथिंग फ्रॉम दिस पेज। ठीक है, तो ये वही सिचुएशन बनी जो कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस की। ठीक है जी, तो दिस इज़ हाउ अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ वायरसेस आर हैंडल्ड नाउअडेज। ठीक है जी, तो ये एक हमारे पास फ़ायदा हो गया पेजिंग को इस्तेमाल करने का। सिंपली हमने जाके कहा इस पेज के अंदर एग्जीक्यूट की इजाज़त है, राइट की इजाज़त नहीं है। ये आमतौर पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। ठीक है, अगर आप राइट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो राइट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे जो आपके पास टेक्स्ट वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को आप एग्जीक्यूट की इजाज़त देंगे, लेकिन इसके अंदर राइटिंग की इजाज़त नहीं होगी फिर, क्योंकि कोड को आप रन टाइम पे मॉडिफाई आमतौर पर नहीं करना चाहते। ठीक हो गया, तो इस एक बेसिक कॉन्सेप्ट के जरिए से हम लोगों ने पेजिंग के अंदर सिर्फ कहा कि इस पेज के अंदर राइटिंग की इजाज़त है, इस पेज के अंदर एग्जीक्यूशन की इजाज़त है, और दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो ये करने की वजह से हम लोगों ने अपने वास्ट मेजॉरिटी ऑफ वायरसेस का हल निकाल लिया। इस वजह से पेजिंग को इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज़ हो गई। ठीक है जी, आप यहाँ पे पॉज करके थोड़ी सी ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि अब हम दूसरा फ़ायदा देखने वाले हैं इसी पेजिंग का। अब हम एक दूसरा फ़ायदा देखने वाले हैं विच इज़ अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसको देखते हैं जी। तो हम लोगों ने पेजिंग का तरीकाकार ये देखा था लास्ट टाइम, तफसील से इसको देख भी लिया। अभी थोड़ी देर पहले भी इसकी बात हो गई, पेज टेबल वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपके पास आ गई। ठीक है, अब जब आपके पास इस तरीके से आप पेजेस क्रिएट करते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे ऊपर वर्चुअल मेमोरी को इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इसको वर्चुअल मेमोरी से क्या मुराद है? एसेंशियली मुराद ये है कि आप उसको एज लॉजिकल देख रहे होते हैं और वो ट्रांसलेट हो रहा होता है फिजिकल के अंदर। तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज काइंड ऑफ लाइक वर्चुअल मेमोरी। हमारे लिए जो व्यू है दैट इज वर्चुअल। हम उसको ट्रीट करते हैं फ्रॉम जीरो से लेके अपने वट एवर हाइस्ट तक, और वो जाके ट्रीट फिजिकल में किसी और तरीके से हो रही थी, काइंड ऑफ लाइक वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, इसकी तरफ तफसील आते हैं कि वर्चुअल मेमोरी कहते हैं किस चीज़ को। सो जब आप ये करते हैं, एक फ़ायदा हमने देख लिया, हमारे पास मिलिशियस सॉफ्टवेयर को ख़त्म करना आसान हो जाए। नंबर 2, नाउ इट्स वेरी इजी टू एक्चुअली शेयर डाटा बिटवीन 2 डिफरेंट प्रोसेसेस। सो दिस इज़ योर P1, दिस इज़ योर P2। आप क्या कर सकते हैं कि इसका जो पेजेस हैं, ये पेज जाके फ्रेम नंबर लेट से 15 में लोड हुआ, ये जाके 12 में लोड हुआ, ये पेज नंबर फ्रेम नंबर 9 में लोड हुआ। इसका हमने कहा कि ये फ्रेम नंबर 10 है, ये फ्रेम नंबर 11 है, दिस इज़ फ्रेम नंबर 1 एंड दिस फ्रेम नंबर 101। ठीक हो गया, मुख्तलिफ फ्रेम्स के अंदर हमने लोड किया। इस तरीके से P2 का ये लोडेड है 25 में, ये लोडेड है 17 में, ये लोडेड है 51 में, ये लोडेड है 29 में, और ये लोडेड है आपके पास लेट से 209 में। ठीक है, मुख्तलिफ फ्रेम्स के अंदर ये चीज़ें लोडेड है। ये जो दो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इसको हमने कहा कि ये वाला फ्रेम नंबर 10 में लोडेड है, और ये नीचे वाला जो है ये लोडेड है आपके पास फ्रेम नंबर 11 में। तो ये आप देख सकते हैं अब कि ये और ये दोनों एसेंशियली फिजिकल रैम में एक ही जगह को पॉइंट कर रहे हैं। तो P1 ये समझेगा जब वो कोई डाटा राइट कर रहा होगा, ये रीड कर रहा होगा अपने पेज नंबर 0, 1, 2 से, लेट से जब ये अपने पेज नंबर 2 से कोई चीज़ रीड कर रहा होगा, वो समझेगा मैं अपने पेज नंबर 2 से डाटा रीड कर रहा हूँ, लेकिन फिजिकल रैम के अंदर वो फ्रेम नंबर 11 से रीड कर रहा होगा। ठीक, इसी तरीके से जब उसके अंदर कोई राइट कर रहा होगा तो उसको लग रहा होगा मैं अपने पेज पे राइटिंग कर रहा हूँ, लेकिन वो फिजिकल रैम के अंदर पेज नंबर 11 फ्रेम नंबर 11 के ऊपर राइटिंग कर रहा होगा। तो अगर फ्रेम नंबर 11 पे कोई चीज़ राइट की जाएगी तो प्रोसेस 2 को भी वो अपने पेज नंबर 11 में नजर आएगी, अपने पेज नंबर 2 में नजर आएगी। ठीक है,
सो एसेंशियली आपके पास इसका जो पेज टेबल है उसमें लिखा हुआ है कि फ्रेम नंबर 2 इज़ लोडेड इनटू, सो लेट्स दिस, सो पेज नंबर 2 इज़ लोडेड इनटू फ्रेम नंबर 11। इसका लिखा हुआ है पेज नंबर 2 इज़ लोडेड इनटू फ्रेम नंबर 11। तो जब ये अपने पेज 2 के अंदर कोई भी वेरिएबल इसने रखा हुआ उसको चेंज करेगा तो आपके पास इसके पेज 2 के अंदर वो चीज़ ऑटोमेटिकली इसको चेंज हुई नजर आएगी। ठीक है, तो जो हमारे पास वो मसला था कि दो प्रोसेसेस हैं डिफरेंट आपके पास, तो वो डाटा शेयर किस तरीके से करेंगे, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, ये होगा वो होगा, वो सब कुछ खत्म हो गया सिंपली बाय हैविंग टू डिफरेंट पेजेस फॉर दिस प्रोसेस बट हैविंग लोडेड देम इनटू द सेम फ्रेम। तो लॉजिकल ट्रांसलेशन हर प्रोसेस समझेगा मैं अपने डाटा के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन फिजिकल वो चीज़ एक जगह पे शेयर होने की वजह से ये दोनों ऐसे ही होंगे जैसा कि वो एक ही जगह के ऊपर काम करें। ऐसे ही जैसे एक बॉल पड़ा हुआ है, एक बंदा आता है उसके अंदर कुछ पानी डाल के चले जाता है, दूसरा आगे देखता है तो वो पानी वहाँ पे पड़ा होता है, क्योंकि एक फिजिकल लोकेशन के अंदर डाटा जो है वो इंसर्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो शेयरिंग आपके पास काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। अगेन बस ये यहीं तक बात है कि चूंकि एक फिजिकल लोकेशन में दोनों के पेजेस लोडेड है तो हर एक बंदा समझ रहा होता है मैं अपने डाटा के साथ काम कर रहा हूँ, जबकि वो होता शेयर्ड है। तो यहाँ से आपको फिर पता चल जाना चाहिए कि ये करना दिस इज़ वेरी इजी। आप लोगों को लैब वगैरह में भी इसकी मिल जाएगी, मैं शायद एक असाइनमेंट भी दे दूँ जिसके अंदर आप ये करके देख लेंगे। ये हमें खुद नहीं करना पड़ता, हम एक लाइब्रेरी को कॉल भिजवाते हैं, उसको हम कहते हैं भाई शेयर्ड मेमोरी क्रिएट करो मेरे लिए वाली, और दूसरा प्रोसेस भी कहता है शेयर्ड मेमोरी इस नाम से क्रिएट करो। तो जब दोनों के नाम सेम होते हैं तो वो एक ही फ्रेम के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, वो करके देख लेंगे होता किस तरीके से। लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझ लें, एक फिजिकल लोकेशन में जब उसका भी पेज पड़ा है इसका भी पेज पड़ा है तो ऐसा ही है जैसे वो दोनों शेयर कर रहे हैं उस पेज को, यूँ कह लें फ्रेम को, एक ही बात बनती है। सो ये दूसरा फ़ायदा हो गया आपके पास। तीसरा जो फ़ायदा है, अगेन आप पेज लेवल के ऊपर ग्रैनुलैरिटी कर सकते हैं। आपके पास मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये चीज़ें लोडेड हैं, हर पेज जो है वो शेयर किया जाएगा। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं शेयर करनी, सिर्फ एक वेरिएबल शेयर करना है, स्टिल यू हैव टू डू द होल पेज, लेकिन दिस इज़ नॉट अ बिग डील एट द मोमेंट। कॉपी ऑन राइट किस तरीके से काम करता है, बाय द वे इसके अंदर आप ये भी देख सकते हैं कि लेट्स से ये जो आपके पास ये जो चीज़ है, सो दिस इज़ अ शेयर्ड लाइब्रेरी। ठीक है, विंडोज़ में जिसको कहा जाता है DLL की फाइल, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, या शेयर्ड ऑब्जेक्ट लिनक्स में इसको कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होती हैं, ये कुछ ऐसी लाइब्रेरीज होती हैं जो कि कॉमनली हर एप्लीकेशन ने इस्तेमाल करनी होती है। मिसाल के तौर पे GUI के अंदर कोई टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना, वो ऐसा है जो कि हर तकरीबन GUI बेस्ड एप्लीकेशन ने करना होता है। तो वो आप एक लाइब्रेरी के अंदर लिख देते हैं और फिर वो लाइब्रेरी को लोग कॉल भिजवाते हैं। तो बजाय इसके कि ये लाइब्रेरी हर प्रोसेस के प्रोसेस इमेज के अंदर सेपरेटली लोड हो, ठीक है, कोड है ना, कोड को आपने लोड करना है, तो हर प्रोसेस के अंदर बजाय इसके कि आप उसके लेट्स से ये प्रोसेस इमेज है आपके पास P1 का, ये P2 है आपके पास, P1 के टेक्स्ट के अंदर भी ये लाइब्रेरी जाए और P2 के टेक्स्ट के अंदर भी ये लाइब्रेरी जाए। ठीक है, दोनों के अंदर यहाँ पे .so की फाइल, दोनों के अंदर कोड कॉपी करने की जगह पे हम क्या काम करते हैं कि हम एक फ्रेम के अंदर इसको लोड कर देते हैं। लेट्स से यहाँ पे ये लोडेड है, ठीक है, इस जगह के ऊपर ये लोडेड है, इसके पेज के अंदर भी हम उसको लिंक कर देते हैं और इसके पेज के अंदर भी हम उसको लिंक कर देते हैं। ठीक है, अगेन ये किया किस तरीके से जाता है वो हमारा कंसर्न फिलहाल नहीं है, किसी प्रोग्रामिंग के कोड में अगर कोर्स में कहीं पे आ गया तो ठीक है देख लेंगे, वरना जब आप मिसाल के तौर पे आप लोगों ने किया था -LP थ्रेड, ठीक है, एक असाइनमेंट में आप लोगों ने ये ऑप्शन पास किया था, तो उसमें एग्जैक्टली यही काम किया जाता है कि आपके P थ्रेड का जो पेज है वो लिंक कर दिया जाता है इसके साथ। तो लिंकर का ये काम होता है कि वो ये बताता है कि ये शेयर्ड ऑब्जेक्ट जो है इसको हम जो भी रीड करेगा तो ये एक फ्रेम के अंदर एक दफ़ा लोड हो जाएगा और जो भी आएगा उसका पेज नंबर हम इसके साथ लिंक करते जाएंगे। ठीक है, तो इसकी कॉपीज़ रैम में नहीं बनेंगी, ये सिर्फ एक दफ़ा रैम में आएगा। अगेन यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है, दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट, अगर आप इसके अंदर घुसेंगे जो समझने वाली बात है वो क्या है कि डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज विंडोज़ में या .so की फाइल्स लिनक्स में, दीज आर पीसेज ऑफ कोड विच आर नीडेड बाय ऑल दी एप्लीकेशंस। तो अगर हर एप्लीकेशन के अंदर इसके उसके प्रोसेस इमेज के अंदर हम इसकी कॉपियाँ डालना शुरू कर देंगे तो दैट इज़ अननेसेसरी डुप्लीकेशन, क्योंकि ये कोड ऐसा ही होगा, ही चेंज नहीं होता। तो P1 के पास भी है, P2 के पास भी, P3 के पास भी, P18 के पास भी है, सबके पास क्यों पड़ा हुआ है। इसको हम किसी एक फ्रेम में लोड कर देते हैं और उसको सिर्फ ये कहते हैं कि ये तुम्हारा पेज नंबर इस फ्रेम पे है, ये तुम्हारा पेज नंबर इस फ्रेम पे है। तो हर एप्लीकेशन को ऐसा नज़र आता है जैसे ये कोड मेरे पास ही है, लेकिन इन एक्चुअलिटी ये सिर्फ एक दफ़ा होता है और बाकी सारे इसको शेयर करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझने की जरूरत है। इसी चीज़ को आगे जब आप लेके आए, हम लोगों ने कॉपी ऑन राइट की बात शुरू में की थी, इसी कॉन्सेप्ट की फर्दर एक्सटेंशन है कि आपके पास जब भी आप कॉपी ऑन राइट करते हैं तो पूरे प्रोसेस के इमेजेस जो हैं उनकी डुप्लीकेशन नहीं बनाई जाती, नया पेज टेबल बनाया जाता है और पेज टेबल के अंदर वो फ्रेम नंबर्स वही पुराने वाले लिख देते हैं, नो डुप्लीकेशन। तो फिजिकल रैम के अंदर आपके पास वही डाटा होता है, एक चीज़ भी डुप्लीकेट नहीं की जाती। जैसे ही कोई उसके अंदर राइट करने की कोशिश करता है तो एक ट्रैप इशू किया जाता है, विच मीन्स कि एक इंटरप्ट इशू किया जाता है और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बताया जाता है कि भाई जो आपने अभी कॉपी ऑन राइट जिस चीज़ को लिखा हुआ था उसके अंदर किसी एक फ्रेम के अंदर राइटिंग की कोशिश की गई है, और राइटिंग की जैसी कोशिश की जाएगी
तो उस एक फ्रेम के अंदर जो पेज लोडेड होगा उसकी कॉपी बनाई जाएगी और पेज टेबल के अंदर अपडेशन कर दी जाएगी। मिसाल के तौर पे P1 था, P1 के अंदर हमने कहा था कि भाई ये सारे फ्रेम्स हैं, इसको हमने किया फोर्क करने से P2 बना जिसके अंदर वही सारे पेजेस होंगे। इसका पेज टेबल और इसका पेज टेबल दोनों बिल्कुल एक जैसे होंगे, दो अलग अलग पेज टेबल्स होंगे लेकिन दोनों होंगे बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे। मिसाल के तौर पे इसके एक में लिखा होगा कि पेज नंबर 2 जो है दैट इज़ लोडेड इन फ्रेम नंबर 11। जैसे ही आप पेज नंबर 2 के अंदर कोई राइटिंग शुरू करेंगे तो उसको फ्रेम नंबर 12 के अंदर कॉपी कर दिया जाएगा और इसके पेज टेबल के अंदर ये लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई आपका पेज जो है वो फ्रेम 12 के अंदर है। ठीक है, तो कॉपी ऑन राइट, जब तक आपके पास फोर्क करने के बाद राइटिंग जब तक नहीं हुई है पेज टेबल वैसा ही होगा एज इट इज़, यानी कि वही फ्रेम्स आपको मिलेंगे। जैसे ही आप किसी एक पेज के अंदर राइटिंग की कोशिश करेंगे, ट्रैप इशू होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जाके आपके पेज टेबल के अंदर मॉडिफिकेशन करेगा, आपके फ्रेम को उठा के, आपके पेज को उठा के दूसरे फ्रेम के अंदर लेके जाएगा और फ्रेम के अंदर ले जाने के बाद आपके पेज टेबल को मॉडिफाई करेगा और पेज टेबल मॉडिफाई करने के बाद वही इंस्ट्रक्शन के ऊपर आपको कहेगा जी चलो आप काम अपना शुरू करो आगे। ठीक है, तो इट विल कॉपी द पेज ऑन राइट, दैट इज वाई इट्स कॉल्ड कॉपी ऑन राइट। आपका पेज जो है कॉपी रहता है। हमने कॉपी ऑन राइट की उस वक्त जब बात की थी उस वक्त आता है चंक कॉपी होता है, चंक, तो चंक से मुराद पेज है। ठीक है, इसको जाके हम देख लें। ये हो गया आपका दूसरा फ़ायदा। ठीक है, ये दूसरा मेजर फ़ायदा हो गया हमारे पास, क्या कि पेजेस जो हैं आपके पास, फ्रेम्स जो हैं आपके पास शेयर किए जा सकते हैं। ठीक है, पहला फ़ायदा मैलवेयर का, दूसरा फ़ायदा पेजेस शेयर किए जा सकते हैं और तीसरा फ़ायदा भी हम देखने जाते हैं। उससे पहले हम अगेन एक और सवाल दोबारा उठाएंगे, वो ये है कि हमारे पास ये जो प्रोसेस का इमेज है, ठीक है, ये प्रोसेस का इमेज है हमारे पास, इस प्रोसेस के इमेज के अंदर बहुत सारे पेजेस हैं। क्या ये सारे के सारे पेजेस हर वक्त रैम के अंदर अवेलेबल होने ज़रूरी हैं कि नहीं? ठीक है, ये सवाल है हमारा। जितने पेजेस हैं उनको फिजिकल रैम के अंदर एग्जिस्ट करना ज़रूरी है कि नहीं? तो जहन में ये आता है कि हाँ जी ज़रूरी है, वरना प्रोग्राम एग्जीक्यूट किस तरीके से करेगा। ठीक है, इस तरह आता है जहन में, अगर नहीं आता तो मैं बोल रहा हूँ सोचने के आता है जहन में। ये आपका पूरा प्रोसेस है। लेट से ऑरेकल का डेटाबेस आपने लोड किया, बहुत बड़ा सारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सही हैवी किस्म का सॉफ्टवेयर है, ऑरेकल आपने लोड किया, उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉर्म्स डिज़ाइनर है, बहुत सारी चीज़ें। उसका बेसिक जो आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट है वो है जो कि इनिशियलाइज करता है ऑरेकल को, बेसिक इंटरफेस आपको दिखाता है। उसके बाद अभी आपने कोई डिज़ाइन ही नहीं करनी, यूआई आपने ऑरेकल में फिलहाल बनानी नहीं है, तो वो कोड क्यों लोड कर रहे हैं फिर? ठीक है, जो चीज़ आपने, जिस पीस ऑफ कोड को आपने यूज़ करना है उसको लोड करें, बाकियों को सिरे से लोड ही ना करें अपनी रैम के अंदर। तो जब आप इवन ऑरेकल जैसा बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर रन करेंगे तो इनिशियली वो बड़ा तेज़ी से स्टार्टअप हो जाएगा। क्यों स्टार्टअप हो जाएगा? क्योंकि उसका सिर्फ वो वाला पोर्शन लोड किया जाता है फिजिकल रैम के अंदर जो कि एक्चुअली अभी आपने इस्तेमाल करना है। जो चीज़ें अभी नहीं इस्तेमाल करनी वो आप सिरे से लोड ही नहीं करेंगे। तो फिर कब लोड करेंगे उसको? इस चीज़ को हम आगे थोड़ा देखना चाह रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डिमांड पेजिंग। जब किसी पेज की डिमांड आएगी कि भाई इस पेज से मैंने या रीडिंग करनी है या इसके अंदर राइटिंग करनी है, डिमांड आने के बाद वो पेज आपको रैम के अंदर ला के दिया जाएगा, उसको फ्रेम एलोकेट किया जाएगा। जब तक वो नहीं होगा, आपको डिमांड नहीं आएगी, तब तक आप उस पेज को रैम में लोड ही नहीं करेंगे। जब रैम में लोड नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? उस सवाल का जवाब हम यहाँ पे आगे देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिमांड पेजिंग। इसको देखें किस तरीके से काम करता है। हमारे जहन में क्या था कि आप जब एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम, हम लोगों ने खुद कहा था, तो हमारे जहन में इस वजह से आता है कि मैंने बात गलत की थी, लेकिन इसको देखें। आप क्या करते हैं? यू एलोकेट द मेमोरी, स्टैक एंड हीप, ठीक है, और उसके बाद यू लोड द एंटायर प्रोग्राम फ्रॉम द हार्ड डिस्क इनटू द मेमोरी इंक्लूडिंग द लिंक लाइब्रेरीज जो कि हमने पीछे बात करी, सब कुछ आप लोड कर लेते हैं और उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं मेन से। ठीक है, ये हमारे जहन में था, लेकिन वी डोंट नीड टू डू दिस। ठीक है, क्यों? देखें, हम इस तरीके से करेंगे कि यू लोड पेजेस इनटू द मेमोरी एज नीडेड। ठीक है, इस वजह से इसको कहते हैं डिमांड पेज। जब डिमांड आएगी तब हम इसको लोड करेंगे ऑन फर्स्ट एक्सेस। ठीक है, जब आपके पास पहली दफ़ा एक्सेस किया जाएगा तो जो पेजेस आपने अभी इस्तेमाल नहीं करने वो कोई लोड नहीं किए जाएंगे। इनिशियली शुरू में कुछ भी लोड नहीं किया जाता। ठीक है, फिर लेट से आपके पास ये प्रोसेस इमेज था, आपने कहा जी मेन को मैंने एग्जीक्यूट करना है, तो मेन आमतौर पर आपका इनिशियल वाले पेज में आता है। ठीक है, तो जैसे ही आपने यहाँ से एग्जीक्यूशन करने की शुरू की तो एक ट्रैप इशू किया जाता है। ठीक है, अगेन आपका सीपीयू एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है और वो पेज अवेलेबल नहीं है, आपके टीएलबी के अंदर चीज़ नहीं थी, टीएलबी मिस हुआ, आप पेज टेबल में गए, पेज टेबल में भी लिखा होता है कि ये पेज अभी अवेलेबल नहीं है। अभी तक हमने पेज टेबल में क्या बात की थी कि आपका पेज नंबर है, आपका फ्रेम नंबर है। अब हम एक और चीज़ ऐड कर देंगे कि भाई ये वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, वैलिड, नॉट वैलिड। नॉट वैलिड का मतलब है कि ये पेज अभी तक मैंने लोड नहीं किया हुआ। तो जब आप कोई ऐसा पेज के ऊपर राइटिंग या रीडिंग करने की कोशिश करेंगे जो कि नॉट वैलिड है, तो एक ट्रैप इशू किया जाता है विच इज़ कॉल्ड ए पेज फॉल्ट। ठीक है, एक पेज फॉल्ट आपका सीपीयू इशू करता है। जब भी कोई ट्रैप इशू होता है, कंट्रोल कहाँ जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कंट्रोल गया,
अब ऑपरेटिंग सिस्टम ये देखता है कि भाई ये पेज तो है नहीं, मैंने लोड नहीं किया था क्योंकि नॉट वैलिड लिखा हुआ है वहाँ पे। वो जाता है हार्ड डिस्क से जहाँ पे वो चीज़ पड़ी होती है वहाँ से उस पेज को उठाता है, ठीक है। अगर आपका प्रोग्राम है एग्जीक्यूटेबल है, वो हार्ड डिस्क में कहीं पे एक्जी फाइल पड़ी होगी या एग्जीक्यूटेबल फाइल पड़ी होगी, वो वहाँ से उसको उठाएगा, फ्रेम के अंदर लोड करेगा, पेज टेबल को यहाँ पे अपडेट करेगा। 11 के अंदर मैंने इसको लोड कर दिया और यहाँ पे इस वैलिड को कह देगा कि नाउ इट्स वैलिड। और अब आपके प्रोग्राम को दोबारा कंट्रोल वापस भेजा जाएगा कि जाओ जी आप जो काम कर रहे थे वो दोबारा करो। उसने कहा था मैंने यहाँ से मेन के कोड को रीड करना है, ट्रैप इशू हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास गया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये पेज रैम में लोड किया, रैम में लोड करने के बाद आपके प्रोग्राम को कहा हाँ जी जाओ रीड दोबारा कर लो, ठीक है। तो वो इंस्ट्रक्शन रीड की रीस्टार्ट कर दी जाती है, ठीक हो गया। जब वो इंस्ट्रक्शन, अब प्रोग्राम आपका जब रीड करने की कोशिश करेगा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है वैलिड, ठीक है, तो आप जाएंगे फ्रेम नंबर 11 के अंदर, उसी तरीके से ट्रांसलेशन करेंगे जो कि हम पेजिंग में कर चुके हैं, और आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो सकती है बिकॉज नाउ योर कोड इज अवेलेबल। थोड़ी देर बाद लेट से आपने यहाँ से कोई ग्लोबल वेरिएबल रीड करने की कोशिश की, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल जब आपने रीड करने की कोशिश की, वो पेज लोडेड नहीं था, दोबारा पेज फॉल्ट आया, आप ओएस के पास गए, ओएस ने वो पेज किसी फ्रेम में लोड किया और कंट्रोल आपको दोबारा वापस पास कर दिया कि चलो जी अभी आप काम करो। तो रैम में वो पेजेस लोड किए जाते हैं जिनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड पेजिंग। अगेन ये फायदा हमारे पास कहाँ से आया कि बिकॉज वी हैव द होल थिंग डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पेजेस, तो हर पेज को हम उठा के किसी भी वक्त रैम से निकाल के कहीं और डाल सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आगे देखें कि आपके पास एक प्रोग्राम है, सो चलें पहले इस स्लाइड को देख लें तो फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। सो पेजेस दैट आर नेवर यूज्ड नेवर गेट लोडेड, जब आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तब वो लोड होगा। सो यू यूज अ वैलिड एंड इनवैलिड बिट इन दी पेज टेबल एंट्री, तो यहाँ पे आपके पास एक बिट आ जाता है वैलिड का, उसको आप 1 या 0 करते हैं। अगर वैलिड है तो आप उसको 1 कर देते हैं, इनवैलिड है तो 0 कर देते हैं, ठीक है। वैलिड का मतलब क्या है कि भाई मेमोरी में लोडेड है चीज़, ठीक है। इनवैलिड का मतलब यह है कि आपके पास आउट ऑफ बाउंड्स को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, इसका कोई मकसद नहीं है। आपका अगर पेज मेमोरी में नहीं है तो हम उसको कहेंगे कि भाई ये चीज़ इनवैलिड है, और मेमोरी में नहीं है तो भाई क्या गई, जिधर भी गई, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि अब वो आपको इंस्ट्रक्शन से पहले एग्जीक्यूट करके देंगे, ठीक है। इसको भी छोड़ दें, ये मेमोरी एक्सेस वाला काम है, ये हमारे यहाँ का कंसर्न नहीं है, ठीक हो गया। सो यहाँ पे जो समझने वाली बात है क्या है कि आपके पास जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होगा कोई पेज भी लोड नहीं किया जाएगा। जब भी आप किसी पेज को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे और वो इनवैलिड है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जाके वो पेज ले आता है, किसी फ्रेम में लोड कर देता है, पेज टेबल को अपडेट कर देता है और आपको कहता है चलो जी अब उसको एक्सेस करो, ठीक है। तो आपके प्रोग्राम को ऐसा ही नजर आता है कि मैंने पेज रीड करने की कोशिश की थी और मुझे कहा गया कि हाँ जी अब आप इसको रीड कर सकते हैं। दरम्यान में तो हमारे पास विजिबल ही नहीं है, वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपना कोड एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक इंस्ट्रक्शन हमारी री स्टार्ट की जाती है। मैंने कहा जी मैं लोकेशन नंबर फलां पेज नंबर 0 से रीड करना चाह रहा हूँ, ठीक। ट्रैप हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास गया, उसने सारा काम जैसा कर दिया, मेरे पास वापस कंट्रोल आया। नाउ बिकॉज दिस इंस्ट्रक्शन इज बीइंग रीस्टार्टेड, तो मैं दोबारा कहूँगा मैं पेज नंबर 0 पे फलां एड्रेस को रीड करना चाह रहा हूँ और इस दफ़ा मुझे डाटा मिल जाएगा, ठीक है। दैट इज हाउ डिमांड पेजिंग वर्क्स। तफसील इसकी, यू ओपन दी एग्जीक्यूटेबल फाइल, आप मेमोरी मैप को सेटअप तो कर लेते हैं, पेजेस एलोकेट कर लेते हैं, लेकिन पेजेस के अंदर कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो किसी फ्रेम के अंदर जाते ही नहीं, ठीक है। डोंट लोड एनीथिंग, पूरी रैम खाली है। नाउ यू लोड जस्ट द फर्स्ट पेज, क्योंकि मेन को आपने एग्जीक्यूट करना है और आप उसके मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और स्टैक का भी इनिशियल पेज, क्योंकि वो आपने मेन के फंक्शन को कॉल करना होता है, ठीक है। एंड देन यू रन इट। जब आप इसको रन करते हैं तो जैसे ही कोई पेज फॉल्ट अकर होता है, ठीक है, आपने किसी ऐसे पेज को एक्सेस करने की कोशिश की जो कि अवेलेबल नहीं था, तो हम लोगों ने बात की थी कि आपके हार्डवेयर के अंदर एक MMU होता है जो कि एक्चुअली इस काम को परफॉर्म कर रहा होता है, पेज टेबल को रीड कर रहा होता है। तो पेज टेबल जो है वो एक पेज फॉल्ट, MMU जो है वो एक पेज फॉल्ट एग्जीक्यूट करता है, कर्नल सर्च करता है आपके पास। इसको बहुत ज़्यादा तफसील में देखने की ज़रूरत नहीं है, इतना समझ लें कि आपके पास पेज को लाया जाता है और उसको मार्क एज वैलिड कर दिया जाता है, देन यू रीस्टार्ट दी एग्जीक्यूशन, रीस्टार्ट दी इंस्ट्रक्शन जिसकी वजह से आपका पेज फॉल्ट आया था, ठीक है। ये अगेन असेंबली लैंग्वेज में आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉल्ट्स के नतीजे में रीस्टार्ट किया जाता है, कुछ को रीस्टार्ट नहीं किया जाता, उनको आगे जाने दिया जाता है, उस तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन यहाँ भी रीस्टार्ट का लफ्ज़ समझने इसलिए ज़रूरी है कि आपने कहा था डाटा मैं रीड करना चाहता हूँ, उस इंस्ट्रक्शन को नहीं एग्जीक्यूट किया गया, वो ख़राब हो गई थी, तो अब आप दोबारा उसको कहेंगे कि मैं अब रीड करना चाहता हूँ पेज लोड होने के बाद, ठीक हो गई। यहाँ तक बात सही होगी। अब सिचुएशन ये आपके पास कि ये पूरी जो रैम है आपके पास, इसके अंदर आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं, ठीक है, फ्रेम्स हैं, उसके अंदर पेजेस लोडेड हैं। यहाँ पे भी एक पेज है, यहाँ पे भी एक पेज है, इधर भी एक पेज है, इधर भी एक पेज है, यहाँ पे भी पेज लोडेड है, ये सारे पेज लोडेड हैं, एक जगह खाली थी। कोई एक नया प्रोसेस आया, उसने यहाँ पे अपना एक पेज इनिशियल लोड कर लिया, ठीक है, अब रैम भर गई सारी। अब एक नया प्रोसेस आप स्टार्ट करते हैं, तो क्या हम ये काम कर सकते हैं कि भाई इनमें से कुछ पेजेस जो कि इस्तेमाल नहीं हो रहे उनको हम खाली कर दें, ठीक है, इधर से इसको निकाल दें, इन दो को,
इस नए प्रोसेस को एक जगह चाहिए, उसको ये जगह एलोकेट कर दें। पिछले वाला कहाँ गया भाई, जब उसको ज़रूरत पड़ेगी दोबारा पेज फॉल्ट होगा, उसका प्रोसेस है, उसका हम पेज ले आएंगे। जिस प्रोसेस की एग्जीक्यूशन हो रही है उसके पेजेस लाते जाते हैं, और जिनकी ज़रूरत नहीं है, जो कि अभी एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, उनके पेजेस को उठा के हम किसी जगह पर राइट कर देते हैं। और वो किसी जगह कौन सी होती है, वो होती है आमतौर पर ऊपर आपकी हार्ड डिस्क। ठीक है, तो आप करते क्या है कि आपके पास पेजेस लोडेड है सारे फ्रेम्स के अंदर, आपको जगह चाहिए, कोई नया प्रोसेस लोड होने वाला है, उसको एक आपने फ्रेम एलोकेट करना है। तो आप वहाँ से चीज़ उठाएंगे, पेज किसी पुराने प्रोसेस का, कौन सा वाला उठाएंगे वो बाद में बात करते हैं। एक पेज उठाएंगे, उसको हार्ड डिस्क में कहीं पर डंप कर देंगे, अपने पास रिकॉर्ड रख लेंगे कि ये पेज मैंने यहाँ पे रखा हुआ था। ठीक, और जगह खाली हो गई, अब इसके अंदर नए प्रोसेस का पेज अपलोड कर देंगे। ठीक है, ये जो आपके पास नया प्रोसेस है लेट से वो यहाँ पे आ गया, पुराने वाला जो सारा येलो से भरा हुआ था वो सारा का सारा उसमें से एक उठा के आपने कहाँ पे डाल दिया, इस जगह पे हार्ड डिस्क में आपने डाल दिया, अपने पास रिकॉर्ड में रख लिया कि भाई ये मैंने फलां जगह पे रखा हुआ। थोड़ी देर के बाद उस प्रोसेस को अपने उसी पेज की दोबारा ज़रूरत पड़ गई, अब जगह तो फिर भी नहीं है, आप क्या करेंगे भाई, किसी और पेज को यहाँ से हटा दें, उस पेज को यहाँ ले जाएं, इस पेज को यहाँ से उठा के यहाँ पे लें। ठीक है, डिमांड पेजिंग, जिस पेज की डिमांड आएगी उसको लोड किया जाएगा, जिस पेज की डिमांड नहीं होगी थोड़ी देर तक अगर वो नहीं यूज़ हो रहा, उसको उठा के हम डिस्क के ऊपर सेव कर देंगे। और ये जो डिस्क के अंदर जो जगह होती है जिसके अंदर हम ये लोड करते हैं, इसको कहा जाता है स्वैप एरिया। ठीक है, स्वैप एरिया, स्वैप फाइल, स्वैप स्पेस, ठीक है, मुख्तलिफ नाम है इसके। ये आपके पास होती है वो जगह जिसके अंदर पेजेस को रखा जाता है, डंप किया जाता है। अगेन अब देखें पेजेस का तीसरा फायदा क्या हो गया हमारे पास, कि नाउ वी कैन लोड एसेंशियली एन इनफिनिट नंबर ऑफ थिंग्स इनटू आवर रैम। आपके पास जब बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस हों और पूरी रैम भर जाए तो कुछ प्रोसेसेस के पेजेस को उठा के हम हार्ड डिस्क पर डंप कर देते हैं, किस जगह पे, स्वैप एरिया में, स्वैप फाइल में, स्वैप स्पेस में। ठीक है, स्वैप पार्टीशन भी होती है। जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी उसको ले आएंगे, किसी और को निकाल देंगे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है आपके पास कि दिस इज डिमांड पेजिंग। यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है, वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन इस चीज़ को कहा जाता है स्वैप पार्टीशन, स्वैप एरिया, या आपके पास मुख्तलिफ अल्फाज जो यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, वो इस्तेमाल होते हैं। मकसद क्या है, डिमांड पेजिंग, जिस पेज की डिमांड होगी उसको लाएंगे, बाकियों को हटा देंगे। ये जो आपके पास कॉन्सेप्ट बना है, इससे अब हमें 3 मेजर फायदे हो गए। नंबर 1, आप पेजेस को मार्क कर सकते हैं रीडेबल ओनली, राइटेबल ओनली या एग्जीक्यूटेबल ओनली, पहला फायदा हो गया। मेलिशियस सॉफ्टवेयर को हैंडल आप कर सकते हैं। शेयरिंग दूसरा फायदा हो गया। नंबर 3, आपके पास डिमांड पेजिंग आ गई। ठीक है, सो डिमांड पेजिंग जो है अब आपके पास एक आपको ऐसा व्यू दे रही है कि किधर गया, कि आपके पास एक प्रोसेस जो है वो यूं समझता है कि भाई मैं जितनी रैम मांगूंगा मुझे मिलेगी। चाहे आपके पास 4 GB की रैम है, आप डाटा 8 GB का अपने पास एलोकेट करवा सकते हैं मेमोरी के अंदर। क्यों करवा सकते हैं, क्योंकि वो 4 GB आपके रैम में एलोकेट कर दी जाएंगे, लेट से 2 GB आपके पास रैम में आपको एलोकेट कर दिए जाएंगे। जब आप कोई नया 2 GB मांगेंगे तो इसमें से एक पेज को निकाल के डिस्क पे डाल देंगे और आपको नया पेज दे देंगे। तो आपको यूँ लगेगा जैसे मुझे 8 GB एलोकेटेड है फ्रेम्स, पेजेस। जब भी आप पेज मांगेंगे, कोई ऊपर वाला पेज, नीचे वाले पेज को निकाल दिया जाएगा, ऊपर वाला पेज आपको दे दिया जाएगा। तो ये पेजेस जो हैं इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट होते रहेंगे, जिसको हम कहते हैं स्वैप इन एंड स्वैप आउट। रैम के हिसाब से होता है, स्वैप इन रैम के अंदर आना, स्वैप आउट रैम से बाहर जाना। ठीक है, तो ये रैम के हिसाब से होता है, रैम में इन आना, रैम से आउट जाना। ठीक है, स्वैप इन रैम के अंदर आना, स्वैप आउट रैम से बाहर जाना। कहाँ जाना, स्वैप एरिया के अंदर। तो ये चीज़ अब आपके पास क्या करती है, एसेंशियली आपके किसी भी प्रोग्राम को एक इनफिनिट अमाउंट ऑफ मेमोरी प्रोवाइड करती है। ठीक है जी, यहाँ तक सही हो गया बात। अब एक सवाल बीच में जो रह गया था उसको कवर कर लेते हैं, कि हमने कहा था भाई यहाँ पे जब पूरी रैम फिल्ड है और हमने कोई नया पेज एलोकेट करना है तो उसमें से किसको निकालें। जैसे अगर इसको हम निकालते हैं और इसकी जगह पे हम यहाँ पे ये लेके आते हैं बंदा, तो उसी को क्यों निकाला। ठीक है, तो वो कहेगा मुझे क्यों निकाला। तो उसके लिए आपके पास होती है व्हाट इज़ कॉल्ड ए पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। ठीक है, सो पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी क्या होती है, वो ये डिफाइन करती है कि जब आपने किसी डिमांड पेजिंग की वजह से किसी एक पेज को बाहर निकालना है, ठीक है, तो आप किसको निकालेंगे। ठीक है, दैट इज योर पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। सो अ प्रोसेस कैन रन विदाउट हैविंग ऑल ऑफ इट्स मेमोरी एलोकेटेड। ठीक है, ऑन डिमांड आप एलोकेट करते हैं। अगर आपके पास ओएस जितनी स्पेस ले रहा है प्लस जितने आपके पास सारे के सारे प्रोसेसेस जितनी जगह ले रहे हैं, अगर वो लेस देन और इक्वल टू फिजिकल मेमोरी, देन इट्स फाइन। सारे के सारों की जितनी डिमांड है मिलाकर अगर बराबर है फिजिकल मेमोरी तो देन इट्स फाइन, सारों को लोड कर दो, बात खत्म हो गई। बट दैट्स नॉट यूजुअली द केस। अदरवाइज आपने क्या करना होता है, यू हैव टू मेक रूम फॉर पीपल, पेजेस टू कम इन, और पुरानों को आपको हटाना होता है। ठीक है, डिस्कार्ड नहीं करता इसको, यू हैव टू स्टोर इट इन ऑन द डिस्क। ठीक है,
इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रोक लें, इसको बाद में बात करते हैं, इसको भी रोक लें, ठीक है। स्वैप फाइल आपके पास होती है, स्वैप पार्टीशन होती है, जिसके अंदर आप एक्सेस पेजेस को लेके जाते हैं, वहाँ से वापस लेके आते हैं, ठीक है। एक बात जो यहाँ पे की वो ये की कि अगर आपने कोई चीज़ यहाँ पे आप लेके आए, ठीक है, लेट्स से इस ब्लू को यहाँ पे आप लेके आए थे और आपने सिर्फ इसे रीडिंग आप कर रहे थे। थोड़ी देर बाद पता चला कि जी इस पेज को हम लोगों ने वापस स्वैप आउट करना है और इसके अंदर कोई राइटिंग हुई नहीं है, तो ये यहाँ पे आपके पास हार्ड डिस्क में इसकी कॉपी पड़ी होगी पहले से, ठीक है। तो हम कहेंगे कि दिस पेज इज़ क्लीन, इसको किसी ने मॉडिफाई नहीं किया, तो इसको दोबारा डिस्क के ऊपर राइट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्क के ऊपर राइटिंग इज स्लो, डिस्क वेरी स्लो, ठीक है, डिस्क इज एक्सट्रीमली स्लो। सो आप ये कहते हैं कि आप एक पेज लेकर आए, रैम में लोड किया और सिर्फ रीडिंग, थोड़ी देर बाद इसको स्वैप आउट करना है। तो स्वैप आउट करने के लिए चूंकि ये और आपकी डिस्क की कॉपी दोनों एक जैसी हैं, तो हम कहेंगे कि दिस इज क्लीन। तो इफ इट इज क्लीन तो वी सिंपली रिप्लेस इट, बस इसको खत्म कर देंगे, दोबारा डिस्क पे लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डिस्क पे लिखने में अभी टाइम ज़ाया होगा, भाई वही डाटा तो पहले से वहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है कि जब आपके पास कोई आप पेज लोड करते हैं किसी फ्रेम के अंदर, तो हम उसको मार्क कर देते हैं कि ये क्लीन है। जब भी उसके अंदर कोई राइटिंग की जाती है तो हम उसको कहते हैं कि नाउ दिस पेज इज डर्टी, ठीक है। पेज टेबल के अंदर एक जगह पे लिखा होता है, जिस तरह हमने कहा ना वैलिड इनवैलिड की बिट होती है, उस तरीके से डर्टी की बिट भी होती है। तो अगर पेज डर्टी है तो फिर आप क्या करेंगे, उसको स्वैप आउट करते वक्त उसको डिस्क पे राइट करेंगे। अगर क्लीन है तो स्वैप आउट करते वक्त बस उस जगह को फ्री मार्क कर देंगे और उसको दोबारा डिस्क पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही चीज़ डिस्क पे पहले से लिखी हुई है, ठीक हो गया। सो इफ पेज केम फ्रॉम फाइल एंड वॉज नॉट मॉडिफाइड, इट्स क्लीन, यू कैन सिंपली डिस्कार्ड इट। इफ इट वॉज मॉडिफाइड, उसके ऊपर कोई राइटिंग की गई थी तो उसको मार्क किया गया था उस वक्त डर्टी, अब हम इसको स्वैप फाइल के अंदर राइटिंग करेंगे, ठीक है। पूरी चीज़ दोबारा बताता हूँ। पेज लोड हुआ, लोड होने के बाद थोड़ी देर बाद स्वैप आउट हो गया क्योंकि किसी और को जगह चाहिए थी। वो कुछ अरसे बाद दोबारा स्वैप इन हुआ, अब सिर्फ उस पर से रीडिंग हो रही है, रीडिंग। अब इसमें दोबारा स्वैप आउट होना है, तो यू कैन सिंपली डिस्कार्ड इट, क्योंकि इसकी कॉपी पहले से वहाँ पे पड़ी। दूसरा सिनारियो, पेज आया, उसके अंदर कुछ राइटिंग हुई, स्वैप आउट हुआ, डिस्क पे लिख दिया गया, थोड़ी देर बाद दोबारा स्वैप इन हुआ, अब इस दफ़ा इसके अंदर कुछ राइटिंग भी की गई, तो नाउ दिस इज डर्टी होने के बाद अब जब दोबारा इसको स्वैप आउट किया जाएगा तो नाउ यू हैव टू राइट इट बैक एज वेल, बिकॉज पुरानी कॉपी अब स्टेल हो चुकी है, अब इस डर्टी को आपने वहाँ पे राइट करना है, ठीक है। दैट इज योर पेज रिप्लेसमेंट। और पेज रिप्लेसमेंट की पॉलिसी की किसको निकालें? पेज रिप्लेसमेंट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, इसको छोड़ दें, इट्स स्लो बिकॉज डिस्क आपकी बहुत स्लो होती है। एसेंशियली यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, डिस्क इज स्लो। पेज रिप्लेसमेंट आप क्या कहेंगे कि वी नीड अ गुड रिप्लेसमेंट पॉलिसी। क्यों? क्योंकि अगर आपने लेट से ये आपके पास चीज़ थी, ये पेज जो था आपके पास बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आपको किसी जगह को खाली करनी पड़ा, आप इसको आपने स्वैप आउट कर दिया, ठीक है। थोड़ी देर बाद फिर इसकी ज़रूरत पड़ गई, फिर आप इसको स्वैप इन करेंगे, थोड़ी देर बाद फिर इसको स्वैप आउट करते हैं, फिर स्वैप इन करते हैं, तो आपका सारा टाइम तो स्वैप इन स्वैप आउट पे ही लग जाएगा। और स्वैप इन स्वैप आउट आर वेरी बैड प्रोसीजर्स, क्योंकि दे आर स्लो बिकॉज ऑफ डिस्क की राइटिंग और डिस्क से रीडिंग, ठीक है। वी वांट टू अवॉइड देम एज मच एज पॉसिबल। तो हम आइडियली चाहते क्या है कि जो पेज थोड़ी देर बाद हमें ज़रूरत पड़ सकती है उसको हम स्वैप आउट न करें। इशू ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये पेज थोड़ी देर बाद ज़रूरत पड़ेगी, इल्हाम तो नहीं होगा ना। तो वी हैव टू कम अप विद सम सॉर्ट ऑफ अ मैकेनिज्म। आगे कुछ मैकेनिज्म्स लिखे हैं, देर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, जॉब इंटरव्यूज वगैरह में कहीं रेयरली पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ तक आमतौर पर लोग कोर्सेज में पहुँचते ही नहीं है, ठीक है। रेयर लोग पहुँचते हैं इस तरह के कोर्सेज में, इस वजह से दिस इज़ नॉट दैट कॉमन। लेकिन कुछ बता देते हैं, फीफो है, जो पेज पहले आया था रैम में उसको पहले रिमूव करो, ठीक है। इट्स गुड बिकॉज इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इट्स बैड बिकॉज आपके पास आमतौर पे जो आपके पास इनिशियल फ्रेम्स जो आते हैं वो आपके पास ग्लोबल वेरिएबल्स वगैरह के होते हैं, और ग्लोबल वेरिएबल्स आमतौर पे बाद में भी चाहिए होते हैं, ठीक है। रेयर केसेस में होते हैं लेकिन चाहिए होते हैं। आपके पास जो टेक्स्ट वाला पोर्शन है, वो पेज उसके अंदर आमतौर पे कोड होता है, वो लोडेड होता है, बार बार उसकी ज़रूरत पड़ती है और आप उसको हर वक्त फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, वो पहले आएगा पहले बाहर चला जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद उसकी ज़रूरत पड़ेगी फिर लेके आएंगे, फिर बाहर चला जाएगा फिर लेके आएंगे, तो ये वाली सिचुएशन बन जाएगी विच वी डोंट वांट, ठीक। दूसरी पॉलिसी, अच्छा फीफो अच्छी नहीं है, फिर क्या करें? लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, कि उसके ऊपर हम क्या करेंगे, हर पेज के ऊपर एक टाइमर लगाएंगे कि भाई जो टाइमर आपके पास, जिस चीज़ का टाइमर जो है वो बहुत पुराना है, उसके ऊपर एक टाइम स्टैम्प सा लगाओ कि भाई पिछले 2 घंटे से ये चीज़ नहीं इस्तेमाल हुई, ठीक है। तो जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड होगा, जो सबसे पुराना इस्तेमाल हुआ होगा, हम उसको हटाएंगे। यार इतने 3 घंटे से इस्तेमाल नहीं हुआ तो अभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। दैट इज़ द आइडिया, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। हर पेज के साथ लिखा होता है कि ये लास्ट टाइम कब था, उसका एक टाइम स्टैम्प होगा। जब भी हमने किसी चीज़ को स्वैप आउट करना है, हम जाके देखेंगे सबसे पुराना टाइम स्टैम्प किस पे, उसको स्वैप आउट कर देंगे। वर्क्स काइंड ऑफ, ठीक है, प्रैक्टिस इट वर्क्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टाइम स्टैम्प जो है वो एमएमयू नहीं हैंडल कर सकता। एमएमयू ये काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वो आर्किटेक्चर की बहस है, लेकिन बहरहाल टाइम स्टैम्प्स के साथ एमएमयू काम नहीं कर सकता। एमएमयू इज़ अ वेरी सिंपल हार्डवेयर, तो टाइम स्टैम्प के साथ हो नहीं सकता।
दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, हम इसी चीज़ को सिमुलेट करते हैं नॉट फ्रीक्वेंटली यूज्ड। जब भी आप इसको छोड़ दें, ठीक है, पेज टेबल की एंट्री हर एक जो होती है उसके अंदर आपके पास एक बिट होता है जिसके अंदर आप ये कहते हैं कि इसको कितनी दफ़ा यूज़ किया गया। तो जब भी उसको रीड या राइट किया जाता है आप उस बिट को इंक्रीमेंट करते जाते हैं, तो आपके पास ये होता है उस बिट के अंदर ये लिखा होता है या उस वेरिएबल के अंदर ये लिखा होता है हर पेज टेबल के अंदर कि इसको कितनी दफ़ा इस्तेमाल किया गया है। तो जब भी आपके पास कोई पेज को आपने स्वैप आउट करना होता है तो हम ये देखते हैं कि जिसका मिनिमम है, ठीक है, लोएस्ट काउंटर वाला जो है उसको हम स्वैप आउट कर देते हैं कि भाई पिछले स्वैप आउट के बाद से अभी तक ये सबसे कम इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब है ये इतना नहीं यूज़ हो रहा है, इसको बाहर निकालो। ठीक है, तो इसेंशियली इट्स काइंड ऑफ द सेम आइडिया कि जो चीज़ नहीं यूज़ हो रही है उसको बाहर निकालो। ठीक है, अगेन दिस इज़ डिफ़िकल्ट क्योंकि आपके पास ऐसा हो सकता है कि कुछ पेजेस जो कि बहुत पहले इस्तेमाल हुए हैं उनका काउंट हाई हो, उस वक्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे थे, अब नहीं इस्तेमाल हो रहे, लेकिन आप उनको नहीं निकाल रहे क्योंकि उनका काउंट बहुत हाई है। इस किस्म के इश्यूज होते हैं, बट द पॉइंट इज़ दैट पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी आपके पास चेंज भी हो सकती है। यू एसेंशियली वांट टू स्वैप आउट थिंग्स विच आर नो लॉन्गर नीडेड। दैट इज़ द टेक होम फ्रॉम दिस होल। ठीक है, ये तो हमने पीछे यहाँ पे बात की कि अगर आप इस तरह करते हैं कि एक चीज़ को आप स्वैप आउट स्वैप इन स्वैप आउट स्वैप इन स्वैप आउट स्वैप इन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसकी वजह से मसला क्या होता है कि आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं थ्रैशिंग। थ्रैशिंग क्या है? वो ये है कि अगर आपके पास एक फ्रेम है, ठीक है, सो यू हैव दिस फ्रेम, इसके अंदर एक पेज लोडेड है, इस पेज को आप बाहर निकालते हैं, ठीक है, थोड़ी देर बाद इसको वापस लेके आते हैं, फिर बाहर निकालते हैं, फिर वापस लेके आते हैं, फिर बाहर निकालते हैं, फिर वापस लेके आते हैं। तो ये आपके पास जितनी ज़्यादा मल्टी प्रोग्रामिंग होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा इसके चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ 2 प्रोसेसेस हैं तो वो तो आपके पास रैम में फिट आ जाएंगे। ठीक हो गया, तो आपकी CPU यूटिलाइजेशन जो है वो थोड़ी कम होगी। इस ग्राफ को समझें कि अगर आपके पास डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को यूँ समझें कि आपके पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हैं। सो लेट्स से यू हैव जस्ट 2 प्रोसेसेस, दोनों रैम में लोड हो जाएंगे, लेकिन CPU फुली यूटिलाइज नहीं हो सकेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ने IO कर दिया, दोनों चले गए ब्लॉक स्टेट में। ठीक, आपने अगर 4 कर लिए तो 2 ब्लॉक में या 3 ब्लॉक में चले जाएं, लेकिन आपके पास थोड़ी बेटर CPU यूटिलाइजेशन हो जाती है। अब आप जब इसको ज़्यादा करते जाएंगे तो एक पॉइंट आएगा जब आपके पास इतने प्रोसेसेस हैं एग्जैक्टली कि CPU यूटिलाइजेशन इज एट इट बेस्ट। ठीक है, रैम में सब फिट भी आ गए हैं एंड नाउ एवरीथिंग इज वर्किंग वेरी वेल। अब इसके बाद जब आप और फर्दर, लेट्स से ये था 12, अब जब आपने 14 किया तो अब मसला क्या आएगा कि अब आपके पास रैम के अंदर जगह ही नहीं है। ठीक है, CPU तो ठीक है यूटिलाइज आप कर लेंगे, लेकिन रैम में जगह ही नहीं है। अब पेज फॉल्ट्स अकर होने ज़्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास टोटल जगह थी 4 GB की और इन 12 का मिला के 4 GB था, लेकिन 14 जब हो गए हम आपके पास तो नाउ दिस इज नॉट 4 GB, इट्स लाइक 5 GB। तो वो 1 GB जो एक्स्ट्रा है दैट इज गोइंग टू गो इनटू द स्वैप एरिया। तो स्वैप एरिया में जाना, वापस आना, फिर जाना, फिर वापस आना, अब ये टाइम इस्तेमाल हो जाएगा और आपका CPU सारा टाइम इसमें लगा देगा। सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड थ्रैशिंग। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रैशिंग कि आपके पास इतने ज़्यादा मल्टी प्रोग्रामिंग आपने कर दी, इतने ज़्यादा प्रोसेसेस एक टाइम पे आपने लोड कर दिए कि अब आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम और CPU है उनका ज़्यादा टाइम स्वैप इन और स्वैप आउट में लग रहा है। रिगार्डलेस ऑफ हाउ गुड योर रिप्लेसमेंट पॉलिसीज, देयर इज गोइंग टू बी सम रिप्लेसमेंट। तो वो रिप्लेसमेंट होने का मसला क्या है कि अब आपके पास CPU और ऑपरेटिंग सिस्टम अक्सर टाइम लगा रहे हैं स्वैप इन स्वैप आउट में, और जो एक्चुअल प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन है उसको इतना टाइम नहीं मिल रहा। तो आपके पास ये जो यूटिलाइजेशन है दिस गोज अप, अच्छा काम हो रहा है, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम यू सडनली हैव द CPU यूटिलाइजेशन ड्रॉप, क्योंकि अब आपके पास काम नहीं हो रहा। CPU बिजी तो है लेकिन अब वो फजूल काम कर रहा है। वो क्या है? स्वैप इन स्वैप आउट। ठीक है, इस तरह समझें, अब आपके पास जगह है 10 किस चीज़ों की, 10 किताबों की जगह है। ठीक है, तो इफ़ यू डू नॉट यूज़ इट फुली तो आप यहाँ पर हैं। ठीक है, इफ़ यू डोंट यूज इट फुली तो वो जगह ज़ाया हो रही है वहाँ पे। ठीक है, CPU के अंदर और जगह है, लेकिन अब अगर आप 10 की जगह पे वहाँ पे 14 किताबें रखना चाहते हैं तो हर वक्त आपको एक किताब निकालो, दूसरी रखो, दूसरी निकालो, पहली रखो, चौथी निकालो, तीसरी रखो, तीसरी निकालो, पांचवी रखो। इस काम में अब आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा होगा। तो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लोडिंग मोर देन सफिशिएंट थिंग्स इनटू द रैम, डिमांड पेजिंग तो है, ठीक है, हम कर तो सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से CPU यूटिलाइजेशन आपकी कम हो जाती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपने बहुत ज़्यादा टैब्स खोले हों या बहुत ज़्यादा आप लोगों ने प्रोग्राम्स खोले हों तो आपकी एक सर्टन पॉइंट के बाद आपकी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो एक्सट्रीमली तेज़ी से ड्रॉप होती है। वो इसी वजह से तेज़ी से ड्रॉप होती है कि उस वक्त आप इधर थ्रैशिंग वाले पोर्शन में पहुंच गए होते हैं। उससे पहले तक वो चीज़ काफ़ी अच्छी जा रही होती है, लेकिन उसके बाद फिर वो अचानक जो डिग्रेड होती है, वो अचानक डिग्रेडेशन इसलिए होती है बिकॉज यू आर इन दिस थ्रैशिंग वाला पोर्शन। ठीक हो गया, और ये थ्रैशिंग जब आ जाती है आपके पास तो व्हाट्स द सोल्यूशन? यू क्लोज सम ऑफ द प्रोसेसेस ताकि आप वापस इस जगह पे आ जाए, इस डोमेन के अंदर आ जाए। ठीक हो गया, सो दैट इज थ्रैशिंग।
अगेन थ्रैशिंग इज़ अ कॉन्सेप्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक फाइनल प्रॉब्लम है, इसको करके हम बात खत्म करेंगे। वो ये है, और थ्रैशिंग से रिलेटेड ही है ये, वो ये है कि आपके पास पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी ये डिसाइड करती है कि डिस्क से क्या चीज़ आपके पास रैम में आएगी। टीएलबी ये डिसाइड करता है कि क्या चीज़ आपके पास कैशे टीएलबी जो है आपके पेज टेबल को कैशे में लेके आता है, और उसके आगे फिर सीपीयू के अंदर आपके पास चीज़ें जाती हैं। और जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हैं यू गेट फास्टर। तो डिस्क जो है एक्सट्रीमली स्लो, फिर रैम थोड़ी उससे तेज़, फिर कैश उससे थोड़ा तेज़, और सीपीयू से थोड़ा तेज़। ठीक है, तो आप चाहते क्या हैं कि जब भी मैंने सीपीयू के अंदर मैं कोई काम करना चाह रहा हूँ, रजिस्टर में मुझे कोई वैल्यू चाहिए, तो एट बेस्ट दैट शुड बी इन द कैश। ठीक है, क्योंकि अगर वो इवन रैम में है तो दैट इज स्लो। ठीक हो गया, और अगर डिस्क में पड़ी फिर तो बिल्कुल ही पेज अगर वहाँ पे पड़ा तो वो तो थ्रैशिंग हो जाती है, उसको तो बिल्कुल छोड़ दें। ठीक है, सो हम चाहते क्या है कि मेरे पास यहाँ पे जब चीज़ मुझे इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो तो मेरे पास वो चीज़ अवेलेबल हो। मिसाल के तौर पे आपके पास एक डाटा स्ट्रक्चर है लिंक लिस्ट का, उसके अंदर आपने रखी हुई है वैल्यूज़ 2, 10, 9 एंड सो ऑन, इस तरह बहुत सारी आपके पास वैल्यूज़ हैं। आप इसके ऊपर निकालना चाह रहे हैं मैक्स। मैक्स निकालने का तरीकाकार क्या होगा, यू गो टू दिस, आप इसको कहते हैं इसका नेक्स्ट निकालो, और नेक्स्ट के अंदर जाओ, वो वाली वैल्यू क्या। ठीक है, ऐसे ही होता है, नेक्स्ट 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 करके आप जाते रहते हैं, पॉइंटर को वैल्यू असाइन करते रहते हैं, होता रहता है। मसला इसमें क्या है कि जब आप इस नेक्स्ट के अंदर पॉइंटर आपने रखा हुआ है, तो पॉइंटर कैन पॉइंट टू एनी लोकेशन इन द मेमोरी, आपके प्रोसेस मैप के अंदर कहीं पे भी वो पॉइंट कर सकता है। ठीक हो गया, कहीं भी कोई मसला नहीं। ठीक है, आप लोड कर लेंगे, वहाँ से लोड कर लेंगे रैम के अंदर। प्रॉब्लम ये है कि अगर वो कहीं पे भी है तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि ये चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, कहीं पे भी हो सकती है ना। जब आप पॉइंटर की वैल्यू रीड करेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो कहाँ पे लोडेड है, और वहाँ से जाके आप डाटा को कैश में लेके आएंगे और कैश से फिर सीपीयू के रजिस्टर में आएंगे। ठीक है, ऐसी मसला। दोबारा बताता हूँ, नेक्स्ट जो नोड है उसका एड्रेस पहले से आपको पता ही नहीं है, आपको नहीं पता वो पूरी रैम में कहाँ पे पड़ी हुई है। जब आप नेक्स्ट की वैल्यू को रीड करेंगे तब आपको पता चलेगा कि वही वो रैम में फलां जगह पे पड़ी है, तो वहाँ से जाके मैं उसको कैश में लाऊंगा और फिर सीपीयू में वो रजिस्टर में आ जाएगा। ठीक है, ये तो करना पड़ेगा, मजबूरी है, मजबूरी नहीं है। मैं आपको एक ऐसी डाटा स्ट्रक्चर बताता हूँ जिसके अंदर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मेरी नेक्स्ट वैल्यू कहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, आपके जहन में खुद आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो अभी थोड़ी देर के लिए इसको पॉज करें और एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जहन में लाने की कोशिश करें जिसके अंदर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मेरी अगली वैल्यू कहाँ पे पड़ी होगी। ठीक है, यहाँ पे पॉज करें, सोचें और फिर आगे चलें। दैट डाटा स्ट्रक्चर इज एन एरे। अगर आपके पास एक वैल्यू यहाँ पे पड़ी है और दूसरी वैल्यू यहाँ पे पड़ी है, तो अगर इसका एड्रेस 24 है तो इसका एड्रेस, अगर ये इंट है 32 बिट्स का, तो दैट वुड बी 24 प्लस 8, आई डोंट नो 32 जो भी है। ठीक है जी, वट एवर द मैथ्स इज, इस एड्रेस के ऊपर वो पड़ा होगा। ठीक है, यू कैन प्रिडिक्ट इट, क्यों, क्योंकि एरे की डेफिनेशन है कि इट्स कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो अगर आप इसको लोड कर रहे हैं और आपके सीपीयू को पता है कि अगला डाटा आपको चाहिए होगा, इफ योर सीपीयू कैन प्रिडिक्ट नाउ कि आपको अगला डाटा चाहिए होगा, तो इट विल बिहाइंड द सीन्स इट विल गो एंड लोड दिस डाटा इनटू द कैश। आपके कहने से पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू मिलकर ये फैसला करेंगे कि भाई चूंकि ये बंदा अरे के ऊपर लूप चला रहा है। ठीक है, आपके कोड के अंदर, आपके सीपीयू और ओएस के अंदर इतनी इंटेलिजेंस होती है कि वो ये कहते हैं कि आप चूंकि अरे के ऊपर लूप चला रहे हैं, ठीक है, आपको पता ना वो CX के अंदर आपने एक वैल्यू की होती है और लूप की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, तो सीपीयू को समझ आती है कि भाई लूप की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है तो ये इस किस्म का डाटा रीड किया जा रहा है। तो ओएस और सीपीयू मिलकर ये फैसला करते हैं कि भाई चूंकि इसने इसको रीड किया है, इसको रीड किया है, इसको रीड किया है, तो मोस्ट लाइकली ये आगे की वैल्यूज को भी रीड करने की कोशिश करेगा। तो आपके कहने से पहले, आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले डाटा जो है वो रैम से ले आया जाता है कैश के अंदर। तो बाय द टाइम यू आस्क फॉर दैट डाटा, तो आपके पास वो डाटा पहले से लोडेड होगा। तो एरे के केस के अंदर ये काम पॉसिबल है। ठीक है जी, एरे के केस के अंदर ये काम पॉसिबल है कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगला डाटा कौन सा चाहिए होगा। लिंक लिस्ट के केस के अंदर पॉइंटर बेस्ड जो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जब इस नेक्स्ट को रीड किया जाएगा, जब इस नेक्स्ट को रीड किया जाएगा तब पता चलेगा कि वो डाटा कहाँ है। तो सीपीयू के अंदर फिर इतनी इंटेलिजेंस नहीं कि वो ये समझे कि भाई आप लिंक लिस्ट पे काम कर रहे हैं। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए ये ट्री भी हो सकता है, BST हो सकता है, ये नॉर्मल जनरल ट्री हो सकता है आपके पास, ये आपके पास बाइनरी ट्री हो सकता है, अभी पता नहीं आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लिया होगा, रेड ब्लैक ट्री हो सकता है, AVL हो सकता है, मुख्तलिफ किस्म के ट्रीज हो सकते हैं। ठीक है जी, तो इतने डिफरेंट किस्म की चीज़ों को फिर सीपीयू नहीं समझता। अरे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, नेक्स्ट 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 एड्रेस, तो सीपीयू और वो कर सकते हैं। ठीक है, तो होता यह है कि आपके पास जब भी आप लूप चलाते हैं एरे के ऊपर, तो आपका डाटा रैम से कैश में ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन ले आया जाता है आपके मांगने से पहले। तो योर प्रोग्राम स्पीड्स अप एक्सपोनेंशियली। ठीक है जी, आपका प्रोग्राम बहुत तेज काम करता है क्योंकि आप एसेंशियली हमेशा कैशे से ही रीडिंग कर रहे होते हैं, आप रैम तक जाते ही नहीं है। जबकि इफ़ यू हैव अ पॉइंटर बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर ऐसा जो कि पॉइंटर्स बेस्ड काम करता है, तो फिर ये वाला काम कि
नेक्स्ट आने वाले ज़रूरत पड़ने वाले डाटा को पहले से लोड करो, ये काम फिर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लोडिंग एक्सपेक्टेड डाटा इनटू कैश में लाया जाता है ताकि रैम स्लो है, कैश के अंदर तेजी से काम हो सकता है। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कैशे कोहेरेंस। कैशे क्योंकि कैशे है, कोहेरेंस क्योंकि आपके पास एक डाटा और अगले डाटा के दरमियान में कोई कोहेरेंस होती है, जिस तरह ये उसके बाद है, ये उसके बाद है, ये उसके बाद है। कोहेरेंस कहते हैं एक जैसे उनका आपस में लगती है थोड़ी सी उनकी आपस में। ठीक है, देख लें कोहेरेंस का क्या मतलब है। सो कैशे कोहेरेंस ये कहता है कि भाई अगला डाटा कौन सा ज़रूरत पड़ सकती है, पहले से उसको लोड कर दो। इस वजह से आपके पास एरे बेस्ड जो स्ट्रक्चर्स हैं, मैं भी थोड़ी सी ऐसी बात करने वाला हूँ जो कि शुरू से लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो उन्होंने कहा भाई शुरू में तो कोई और बात कर रहे थे, अभी कोई और बात कर रहे हो। अब मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा बात को समझे। यहाँ तक बात आपको समझ आनी चाहिए कि कैशे कोहेरेंस क्या है। कैशे कोहेरेंस इज लोड द डाटा इनटू द कैशे विच इज एक्सपेक्टेड टू बी नीडेड इन द फ्यूचर। ठीक है, प्रिडिक्शन करता है सीपीयू और ओएस मिलकर आपस में। ठीक है, आपके प्रोग्राम को नहीं करना पड़ता, ये सीपीयू और ओएस बिहाइंड द सीन आपके लिए प्रिडिक्शन करते हैं और आपको डाटा कैशे में ला के देते हैं। योर प्रोग्राम वर्क्स फास्टर। इसको कैशे कोहेरेंस कहते हैं। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि दिस कैशे कोहेरेंस इज ओनली पॉसिबल इन अरेज। सो इफ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट सम डाटा स्ट्रक्चर, मिसाल के तौर पे ट्री जो है, अगर आप उसको इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग लिंक लिस्ट्स, ठीक है, पॉइंटर बेस्ड स्ट्रक्चर के जरिए से आप इंप्लीमेंट करते हैं, जिस तरह बीएसटी में हमने देखा, मैंने भी इंप्लीमेंट करवाया है, एवीएल होता है, रेड ब्लैक ट्रीज होते हैं, अगर इनके जरिए से आप इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो दे कैन नॉट यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैशे कोहेरेंस। सो दे आर गोइंग टू ऑलवेज रीड द डाटा फ्रॉम रैम विच इज स्लो। जबकि अगर आप अरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन करते हैं, ट्री को अरे में किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे, हम लोगों ने भी किया था, आप लोगों ने भी दोबारा भी देख लिया होगा, उसको इंप्लीमेंट करते हैं मिसाल के तौर पे हीप जो हमने इंप्लीमेंट किया था, हीप हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया था यूजिंग अरेज। ठीक है, या पाइथन में लिस्ट के जरिए से किया था, सेम आइडिया। तो इफ यू इंप्लीमेंट ट्रीज यूजिंग अरेज तो आपकी ट्रीज जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं किस तरीके से, कैशे कोहेरेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका प्रोग्राम बहुत तेज चलेगा। ठीक हो गया। बट इफ यू डू पॉइंटर बेस्ड, तो पॉइंटर बेस्ड के अंदर फिर आपके पास ये कैशे कोहेरेंस का कॉन्सेप्ट सिरे से इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। यू कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दिस, और ये बहुत ज़्यादा स्पीड अप आपको प्रोवाइड करता है। रैम और कैशे में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क होता है। ठीक हो गया जी, स्पेशली व्हेन यू हैव L1 कैशे, L2 कैशे, L3 कैशे, तो बहुत ज़्यादा फर्क आता है। तो दैट इज़ द रीज़न वाई AVL और पॉइंटर बेस्ड स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आमतौर पर आजकल इस्तेमाल नहीं होते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को पिछली लेक्चर जब मैंने डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ाया था तब भी मैंने कहा था कि मैं AVL खास वजह से नहीं पढ़ा रहा। यहाँ पे भी मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि AVL इस वजह से नहीं पढ़ाया जा रहा, और अब मैं आपको वो कंक्रीट बात बता सकता हूँ बिकॉज AVLs आर पॉइंटर बेस्ड, ठीक है, रेड ब्लैक ट्रीज भी, बिकॉज दे आर पॉइंटर बेस्ड दे कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ कैशे कोहेरेंस विच इज़ वाई दे आर एक्सट्रीमली स्लो एंड विच इज़ वाई दे आर नॉट यूज इन प्रैक्टिस। ठीक है जी, ऑल्दो कि उनकी एल्गोरिथमिक कम्प्लेक्सिटी अच्छी है लेकिन इन प्रैक्टिस दे आर नॉट वेरी गुड। ठीक है, आप कहेंगे ये सारी दुनिया क्या कर रही है। पाइथन में अगर आप सर्च करें कि इंप्लीमेंट किस तरह होता है तो इवन लिंक लिस्ट इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग इंटरनली यूजिंग अरेज। ठीक है जी, लिंक लिस्ट आपकी इंप्लीमेंट होती है यूजिंग अरेज। पाइथन के इंटरनल जो लॉजिक है उसके अंदर लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट किया गया, अरेज के जरिए से पॉइंटर बेस्ड नहीं इंप्लीमेंट किया गया। दैट इज वाई पाइथन की लिस्ट जो है दोज आर वेरी वेल इंप्लीमेंटेड। ठीक है, बहुत अच्छा काम करती है। सही हो गया जी। तो कैशे कोहेरेंस आपको समझ आना चाहिए कि क्या चीज़ है। फिर आगे मैंने आपको उसको थोड़ा सा बता दिया कि कैशे कोहेरेंस आपकी प्रोग्रामिंग के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। कैशे कोहेरेंस प्रिडिक्ट किया जाता है, डाटा लोड किया जाता है। The end result which you as a programmer must understand is avoid pointer based structures as much as possible. ठीक है जी, मत इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि कैशे कोहेरेंस इस्तेमाल नहीं होगी एंड यू आर नॉट टेकिंग दी कैशे। जितना आपका कैशे है ना, आपने इतना बड़ा कैशे मेरे पास सिस्टम में लगा हुआ है, आप उसको यूज ही नहीं कर रहे, फायदा क्या हुआ? जब हर दफ़ा रैम से चीज़ लोड करनी पड़ेगी तो कैशे का फायदा क्या हुआ फिर? ठीक, एक फाइनल पॉइंट करके अगेन थोड़ी सी अपने रैशनल की जस्टिफिकेशन देता हूँ तो उसको भी समझें कि मैंने आप लोगों को जिन लोगों को अरेज मैंने पढ़ाए थे, मैंने कहा था अरेज बड़ी फालतू चीज़ है, आपको कभी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट नहीं करने पड़ेंगे। अभी मैं इतनी तारीफें उसकी कर रहा हूँ, क्यों? यू डू नॉट हैव टू इम्प्लीमेंट स्टफ यूजिंग अरेज, यू यूज डाटा स्ट्रक्चर्स विच आर इंटरनली रिप्रेजेंटेड एज अरेज। ठीक है, जो मैंने कहा था ना कि वो 1% 2% लोग होते हैं जो कि एक्चुअली अरेज को इंप्लीमेंट करते हैं, वो प्रोग्राम के राइटर्स हैं। आफ्टर दैट व्हेन यू आर यूजिंग समथिंग तो आप उन डाटा स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे यूज पाइथन्स लिस्ट्स, उस वक्त आप अरेज ही इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन दे आर गोइंग टू अपीयर टू यू एज लिस्ट्स। ठीक है जी, ये फलसफा थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा तफसील में चला जाएगा और ऑनलाइन क्लास है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग में आपका नहीं खाना चाहता। वैसे भी पिछले 5 मिनट के बाद से अगर आप देख रहे हैं तो आई एम नॉट श्योर कि आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं, बस करें जाए यहाँ से। ठीक है, पुराने कॉन्सेप्ट को समझें। लेकिन द आइडिया इज़ कि यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू यूज़
योर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स वेल, ठीक है। सिर्फ कैशे कोहेरेंस के लफ्ज से आपको कॉन्सेप्ट याद अगर ना भी रहे तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज टेक अवेज, ये आपको समझ आनी चाहिए। फाइनल टेक अवे जो कि विच अफेक्ट्स योर प्रोग्रामिंग, अगर आप पाइथन के अंदर ट्रीज को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, यू डू नॉट इम्प्लीमेंट देम यूजिंग पॉइंटर बेस्ड स्ट्रक्चर्स। करवाया मैंने भी है क्लास में आपको, लेकिन दैट इज नॉट हाउ यू इम्प्लीमेंट ट्रीज इन पाइथन। यू इम्प्लीमेंट ट्रीज इन पाइथन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डिक्शनरी। वो कैसे करेंगे मैं भी डिस्कस नहीं करना चाहता, प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है वो, लेकिन यू कैन सर्च हाउ टू इम्प्लीमेंट ट्रीज इन पाइथन यूजिंग डिक्शनरीज, ठीक है। आपको यही इंप्लीमेंटेशन मिलेंगी। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। एसेंशियली आपके पास की और वैल्यू, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी की एंड वैल्यू एंड की एंड वैल्यू, तो इट टर्न्स इनटू अ ट्री, ठीक है जी। तो ट्रीज व्हेन यू आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट एनी प्रॉब्लम जिसके अंदर आपको ट्रीज चाहिए, यू यूज डिक्शनरीज, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिक्शनरीज आर गोइंग टू रिप्रेजेंट ट्रीज एंड देन यू कैन ट्रांसलेट देम इनटू जेसन, और वो सारे के सारे फवायद जो है आपके पास आ जाते हैं, कैशे कोहेरेंस का भी, ट्रांसलेशन का भी, लाइब्रेरी सपोर्ट का भी, परफॉर्मेंस का भी, और इंटर सिस्टम कम्युनिकेशन, अगर आप नेटवर्किंग के ऊपर उसको डाटा को ट्रांसमिट करना चाहते हैं, सारे के सारे फवायद आपके पास आ जाते हैं इफ़ यू हैव जस्ट दिस बेसिक कॉन्सेप्ट। कैशे कोहेरेंस है, array based implementation होनी चाहिए, that is why I don't want to use pointer based structure, instead I'm going to use the structures which internally used arrays, Python की dictionaries and lists। ये मैंने आपको बता दिया। कैशे कोहेरेंस का कॉन्सेप्ट के बाद से सारी चीज़ ऑप्शनल है, इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट दिस इज समथिंग दैट इज रेलेवेंट। इफ़ यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड गुड, इफ़ यू डोंट, कैशे कोहेरेंस सिर्फ ये वाला पोर्शन आपको अच्छे तरीके से समझ आना चाहिए। थैंक यू।